हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इकोलॉजी में एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के टॉपिक के अंदर वाटर पॉल्यूशन स्टडी करेंगे। वाटर पॉल्यूशन से मतलब है वाटर बॉडीज़ में होने वाला कोई भी कंटेमिनेशन जो वाटर को अनफिट बना देता है किसी भी पर्पस के लिए यूज़ करने में। तो कई सालों से, कई सेंचुरीज से रिवर्स और लेक्स में ह्यूमन सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये सब कुछ डंप किया जा रहा है। और इसके कारण क्या होता है कि जो वाटर है वो पॉल्यूटेड हो जाता है, कंटेमिनेटेड हो जाता है और एक प्रकार से ह्यूमन पर्पस के लिए, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए वो यूज़ करने के लायक नहीं रहता, हार्मफुल हो जाता है अगर ऐसे पानी को यूज़ भी किया जाए। और कई सारे डिजीज़ जो हैं इसके कारण से ह्यूमंस में, एनिमल्स में देखने को मिल सकते हैं। तो केवल सीवेज या इंडस्ट्रियल वेस्ट ही वाटर पॉल्यूशन का कारण नहीं है। इसके अलावा कई सारे जो मटेरियल्स हैं जो लैंड पर यूज़ किए जाते हैं वो ट्रांसपोर्ट होकर परलोकेशन के द्वारा या फिर रन ऑफ के द्वारा जब एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में पहुंचते हैं तो वहाँ पर कंटेमिनेशन कॉज करते हैं। नॉर्मली वाटर में दो तरह की इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं, डिज़ोल्व्ड और सस्पेंडेड। डिज़ोल्व्ड इम्प्योरिटीज़ में गैसेज आती हैं, मिनरल्स आते हैं। सस्पेंडेड मैटर में क्ले, सिल्ट, सैंड और माइक्रोब्स इंक्लूड किए जाते हैं। तो एक बार अगर वाटर किसी भी कारण से पॉल्यूटेड हो जाए तो वो देखने में टर्बिड होता है, फॉल स्मेलिंग, यानी इसकी स्मेल जो है नॉर्मल नहीं रहती। ड्रिंकिंग के पर्पज़ से और बाथिंग और वॉशिंग के पर्पज़ से वो अनफिट हो जाता है और कई सारे डिजीज़ जो हैं वाटर बॉर्न डिजीज़ उसके कारण से हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉलेरा, डिसेंट्री, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा। अब हम आगे देखते हैं कि वाटर पॉल्यूशन को हम मीडियम के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जो सरफेस वाटर पॉल्यूशन है वो सरफेस वाटर में होने वाला पॉल्यूशन हुआ। इसी तरह ग्राउंड वाटर में होने वाले पॉल्यूशन को ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन बुलाया जा सकता है। जिस हैबिटेट में पॉल्यूशन हो रहा है उसके बेसिस पर भी वाटर पॉल्यूशन को क्लासिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिवर पॉल्यूशन, लेक पॉल्यूशन, कोस्टल वाटर पॉल्यूशन, ओशियन पॉल्यूशन। इसके अलावा सोर्स या टाइप क्या है कंटेमिनेशन का, मान लीजिए बैक्टीरियल पॉल्यूशन है या फिर कोई मेटलिक पॉल्यूशन है, पेस्टिसाइड पॉल्यूशन है, थर्मल पॉल्यूशन है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है, एक्सेट्रा। इसके अलावा हम देखते हैं काइंड्स एंड सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट्स। जो वाटर सोर्सेज में ऐसे मटेरियल्स जो एंटर करके उसे कंटेमिनेट करते हैं यानी पॉल्यूटेंट्स, वो जो है कई कैटेगरीज में हम उनको ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक सीवेज हो सकता है उसमें। इसके अलावा प्लांट न्यूट्रिएंट्स, केमिकल्स हो सकते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, डिटर्जेंट्स हैं, मिनरल्स हैं, केमिकल्स हैं, सेडिमेंट है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं। इसके अलावा पावर और इंडस्ट्रियल प्लांट से जो हीट जो वाटर के साथ में निकाली जाती है वो है। तो ये सब एक्वेटिक पॉल्यूटेंट्स हैं और इनको अलग अलग क्लासीफाई किया जा सकता है कैटेगरीज में। साथ में इनके सोर्सेज जो हैं बहुत ही डिफरेंट हो सकते हैं, यानी कई सोर्सेज से ये आ सकते हैं पानी में। फॉर एग्जांपल के लिए जो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स है, यानी न्यूट्रिएंट्स की जो एक्सेसिव सप्लाई है, सरप्लस सप्लाई है, वो नाइट्रेट्स हो या फॉस्फेट हो, वो जनरली डोमेस्टिक सीवेज से आती है। या फिर एग्रीकल्चरल फर्टिलाइज़र्स जो यूज़ किए जाते हैं, जब वो पानी रन ऑफ करके पास की वाटर बॉडी में जाता है तो वहाँ न्यूट्रिएंट्स की जो सप्लाई है वो सरप्लस हो जाती है, उसकी वजह से पॉल्यूशन हो सकता है। इंडस्ट्रियल ऑपरेशन से, एसिड माइन ड्रेनेज से, हर्बिसाइड या इंसेक्टिसाइड जो यूज़ किए जाते हैं वो भी पॉल्यूशन का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा एटॉमिक एक्सप्लोजन के दौरान जो रेडियो एक्टिव फॉल आउट होता है उससे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का जो है कंटेमिनेशन हो सकता है वाटर बॉडीज़ में। जो कमर्शियल एक्सीडेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ऑयल स्पिल या केमिकल टैंक्स का रप्चर हो जाना, तो ये जो ऑयल है कोई भी एक्सीडेंट हो रहा है, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो या जो ट्रांसपोर्ट में जो बड़े बड़े शिप्स यूज़ किए जाते हैं उनके टैंक से कोई भी सीपेज अगर वहाँ होता है तो उसकी वजह से भी पॉल्यूशन देखने को मिलता है। इसके अलावा किम्बल ने 3 मेजर सोर्सेज माने पॉल्यूशन के, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल। तो हम आगे देखते हैं कि जो अलग अलग प्रकार के वाटर पॉल्यूशन होते हैं उनका अफेक्ट क्या पड़ता है। सबसे पहले हम देखते हैं सीवेज पॉल्यूशन। सीवेज जो है आपका, जो कि डोमेस्टिक यूजेस के कारण जो भी वेस्ट वाटर या घरों से निकलने वाला
जो वेस्ट वाटर है उसको अगर देखा जाए तो वो जो सीवेज है उसमें 99.9% वाटर होता है जनरली, और 0.02 से लेके 0.04% सॉलिड्स होते हैं। तो सीवेज में जनरली ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल, फॉर एग्जांपल के लिए ह्यूमन फीकल मैटर हो सकता है, उसमें एनिमल वेस्ट है, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट प्रेजेंट हो सकते हैं जो कि डिटर्जेंट्स के यूज़ के कारण उस पानी में देखने को मिलते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या क्लोराइड आयंस। इसके अलावा अगर नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू ये पॉल्यूटेंट्स जो है सीवेज के डिग्रेड हो जाते हैं तो इन्हें बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है। तो ये रैपिडली डिकम्पोज होने वाले पॉल्यूटेंट्स हैं, लेकिन इनसे प्रॉब्लम कब अराइज होती है कि अगर इनका जो क्वांटिटी है वो एकदम से लार्ज हो जाए और ये एक्यूमुलेट होना शुरू कर जाए तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ज़्यादातर कंट्रीज़ में वैसे तो इंजीनियरिंग सिस्टम्स डेवलप किए गए हैं, फॉर एग्जांपल के लिए फिल्टर बेड्स हुए, ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स हुए, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, म्यूनसिपल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, जिनके द्वारा जो वेस्ट वाटर जो कि डोमेस्टिक सीवेज वेस्ट वाटर है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसमें से बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, ऑर्गेनिक वेस्ट या पॉल्यूटेंट्स को रिमूव किया जाता है किसी भी रिवर या सी में डिप करने से पहले। तो सीवेज ट्रीटमेंट में जनरली 3 स्टेजेस होती हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में किया जाता है जो लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं या सस्पेंडेड अनडिजॉल्व सॉलिड हैं उनको वहाँ से रिमूव किया जाता है, और जो एक तरह से उनको रिमूव करके एक फर्टिलाइज़र की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, इसे स्लज बुलाते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन्हें बैक्टीरिया के एक्शन के द्वारा हार्मलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और इसके अलावा उसमें जो पानी है उससे क्लोरीनेटेड भी किया जाता है ताकि उसका जो कंटेंट है बैक्टीरिया का वो रिड्यूस किया जा सके। फिर होता है टर्शरी ट्रीटमेंट, जिसमें फाइनली नाइट्रेट और फॉस्फेट्स को रिमूव किया जाता है, प्योर वाटर को रिलीज़ किया जाता है किसी भी वाटर बॉडी में। तो ये जो 3 स्टेजेस होती हैं सीवेज ट्रीटमेंट की, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी जगह फॉलो की जाएँ। जनरली इंडिया में फर्स्ट जो ट्रीटमेंट है प्राइमरी ट्रीटमेंट, उसी की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। इसके कारण से क्या है कि जो सीवेज है कभी कभी इनकम्प्लीटली ट्रीटेड स्टेज में रिवर्स में डंप कर दिया जाता है और उसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन जो है होता है। इसके अलावा जो सीवेज वेस्ट है उसमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया, वायरसेस भी मिल सकते हैं, क्योंकि अगर उसमें एनिमल वेस्ट या ह्यूमन वेस्ट है तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं या वायरसेस होते हैं ये पानी के थ्रू फिर फैल सकते हैं दूसरे लोगों में। तो ये जो डिजीज़ हैं जैसे टाइफाइड हो गया, बेसिलरी डिसेंट्री है, एमीबिक डिसेंट्री, बोटुलिज्म, पोलियोमाइलिटिस, हेपेटाइटिस, ये सब तभी होते हैं जब हम ऐसा कोई पानी जो कि पहले से कंटेमिनेटेड हो उसे कंज्यूम करें। तो ऐसा पानी जो ह्यूमन यूज़ के लिए बिल्कुल भी उसे यूज़ नहीं करना चाहिए, प्रोहिबिटेड है यूज़ करने के लिए, चाहे वो ड्रिंकिंग हो, स्विमिंग हो, बाथिंग हो या किसी भी और काम के लिए। इसके बाद देखते हैं यूट्रॉफिकेशन। तो होता क्या है कि यूट्रॉफिकेशन में इसका लिटरली मतलब है वेल नरिश्ड या एनरिच्ड होना, यानी एक लेक्स और पॉन्ड्स में जनरली एक नेचुरल सिचुएशन या स्टेट होती है जिसमें क्या है कि ऐसी लेक और पॉन्ड्स जिनमें न्यूट्रिएंट्स की अच्छी सप्लाई हो, वहाँ पर क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स एक्यूमुलेट होते रहते हैं और फिर उनके एक्यूमुलेशन की वजह से वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का या एल्गी का या एक्वेटिक वेजिटेशन जो होती है उसका एक तरह से बहुत ही एक्सेसिव ग्रोथ देखने को मिलता है, जिसे ब्लूम बुलाया जाता है। तो इसी को हम यूट्रॉफिकेशन कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है यूट्रॉफिकेशन जब एक्सेसिव हो जाए, बहुत ही हाई इसकी रेट जो है आपको देखने को मिले, एक्सटेंसिव रेट में होने लगी यूट्रॉफिकेशन, तो इसका कारण क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जो सीवेज से आ रहे थे, फर्टिलाइज़र से आ रहे हैं, एनिमल वेस्ट, डिटर्जेंट्स के कारण जो मिल रहे हैं स्ट्रीम्स या रिवर्स में, लेक्स या पॉन्ड्स में, उनमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए और उसकी वजह से काफ़ी लार्ज स्केल पर यूट्रॉफिकेशन देखने को मिलता है। फिर इसके हार्मफुल अफेक्ट, एडवर्स अफेक्ट जो इस वाटर बॉडी पे देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए अगर प्लैंकटन ब्लूम हुआ है, तो प्लैंकटन ब्लूम में क्या होता है, जनरली ब्लू ग्रीन एल्गी का अगर ब्लूम है यानी उसका बहुत ही एक तरह से एक्सटेंसिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है किसी भी वाटर बॉडी में, तो उसकी वजह से वाटर का जो टेस्ट है, ऑर्डर है, वो बदल जाता है। इसके अलावा डाइनोफ्लैजेलेट ब्लूम अगर देखने को मिल रहा है जिसे रेड टाइड भी बुलाते हैं,
उसकी वजह से टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होने लगते हैं और उसकी वजह से फिशेस जो हैं वो उस वाटर बॉडी में ज़िंदा नहीं रह पाती। इसी तरह ग्रीन एल्गी का अगर ब्लूम है तो उसकी वजह से जो है ऑक्सीजन सप्लाई की प्रॉब्लम हो जाती है वाटर बॉडी में। होता क्या है कि उस एल्गल ब्लूम की वजह से पूरा जो सरफेस है वाटर बॉडी का वो ढक जाता है, और जब ये एल्गी जो है डिके होना शुरू करती है, इसका ऑर्गेनिक जो है डिके होना शुरू करती है, तो उससे क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम होने लगती है और इसकी वजह से वाटर बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल इतना नीचे पहुंच जाता है कि वहाँ पर रहने वाली फिशेस जो है, एक्वेटिक लाइफ जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाती। तो कंडीशंस क्या होती हैं, धीरे धीरे एनारोबिक होने लग जाती हैं और उसकी वजह से क्या होता है वहाँ पर रिड्यूस्ड प्रोडक्ट्स फॉर्म होने लगते हैं, बाई प्रोडक्ट्स, और वो जो है फॉर एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड, उसकी वजह से बहुत ही ऑफेंसिव ऑर्डर और टेस्ट जो है पानी का ऐसा देखने को मिलता है। तो ये यूट्रोफिकेशन है जिसके पीछे भी मेजर यही रीज़न है, सीवेज या फिर आपका जो रन ऑफ है एग्रीकल्चर से वो। इसके बाद देखते हैं इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, एक और सोर्स है वाटर पॉल्यूशन का। तो इंडस्ट्रीज़ में कभी कभी क्या होता है ऐसे एफ्लुएंट प्रोड्यूस किए जाते हैं जो कि पॉल्यूट करते हैं वाटर बॉडीज़ को। एफ्लुएंट क्या होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हैं लिक्विड फॉर्म में जो कि इंडस्ट्री में होने वाले कई सारे प्रोसेसेस के रिजल्ट में प्रोड्यूस होते हैं। तो कई सारी इंडस्ट्रीज़ इनको रिलीज़ करती हैं वाटर बॉडीज़ में, जैसे कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज़ हैं, ऑयल रिफाइनरीज, पल्प, पेपर, टेक्सटाइल, शुगर मिल, टैनरीज, डिस्टिलरीज, सिंथेटिक मटेरियल प्लांट्स जो कि ड्रग्स, फाइबर, रबर या प्लास्टिक के जो प्लांट्स होते हैं वो ऐसे एफ्लुएंट्स को जो है वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ करते हैं। तो होता क्या है, जनरली जो ऐसी इंडस्ट्रीज़ या मिल्स हैं उनसे निकलने वाला जो वेस्ट है उसमें जनरली मेटल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल कॉपर, जिंक, लेड, मरकरी, पेट्रोलियम एसिड हो सकते हैं, उसमें एल्कलाइज हो सकते हैं, फिनॉल हो सकते हैं, अल्कोहल, साइनाइड, आर्सेनिक, क्लोरीन और बहुत सारे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक टॉक्सिकेंट्स जो हैं प्रेजेंट हो सकते हैं जो कि ह्यूमंस के लिए टॉक्सिक हो सकते हैं। तो ये एनिमल्स के लिए टॉक्सिक हैं, उसकी वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है, यहाँ तक कि लिवर, किडनी और जो भी सिस्टम्स हैं आपके, रिप्रोडक्टिव हो, रेस्पिरेटरी हो, नर्वस हो, चाहे वो इन्वर्टिब्रेट हो या वर्टिब्रेट एक्वेटिक एनिमल्स, उन सभी को ये एडवर्सली हार्मफुली वे में अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जो क्लोरीन है वो ऐड किया जाता है अगर वाटर में बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए, और ये जनरली जो पावर स्टेशंस में कूलिंग सिस्टम होता है वहाँ पर ऐड किया जाता है। तो अगर ये स्ट्रीम्स में या वाटर बॉडीज़ में जाता है तो वहाँ पर जो प्लैंकटन ऑफ फिश है उनकी मोर्टेलिटी कॉज करता है, यानी वो डेड हो जाते हैं, उनकी डेथ हो सकती है। इसी तरह मरकरी जो कि एक हैवी मेटल है लेड और कैडमियम की तरह, वो एक सीरियस नेचर का टॉक्सिक एजेंट है। मरकरी बाय प्रोडक्ट होता है, विनाइल क्लोराइड की प्रोडक्शन के दौरान फॉर्म होता है कई सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, पावर प्लांट्स में, लेबोरेटरीज़ में, यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स में भी। जापान में 1950s में इसका एक केस हुआ था जिसमें कि मिथाइल मरकरी जो कि जापान में कोस्टल इंडस्ट्रीज से निकलता है उसके द्वारा जो है वाटर बॉडीज़ को कंटेमिनेट कर दिया गया, और उसके कारण ऐसे ह्यूमन जिन्होंने वहाँ के बॉडी में, वाटर बॉडी में रहने वाले जो आपके फिशेस, क्रैब्स या शेलफिश होते हैं उनको खाया, वो क्योंकि मरकरी से पहले से कंटेमिनेटेड थे। तो ऐसे ही ह्यूमंस में एक डिजीज़ देखने को मिला जिसे मिनामाटा डिजीज़ जो है बुलाया जाता है। तो इसमें मेनली जो है सेलुलर डिजनरेशन और इसके अलावा जो नर्वस सिस्टम है उसमें काफ़ी जो है इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है इस डिज़ीज़ में। तो जापान में 1953 में इस डिज़ीज़ की वजह से 17 ह्यूमंस की डेथ हो गई थी। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है मरकरी की पॉइजनिंग का। तो ऐसे कई सारे जो हैवी मेटल्स हैं जनरली इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स में प्रेजेंस रहते हैं और उनकी वजह से वाटर बॉडीज़ में पॉल्यूशन होता है, और उस वाटर को कंज्यूम करने वाले चाहे वो इन्वर्टिब्रेट्स हों या वर्टिब्रेट्स हों, और उनको कंज्यूम करने वाले जो ह्यूमन होते हैं उन पर ये एडवर्स अफेक्ट या उनकी हेल्थ को बहुत ही एडवर्स वे में अफेक्ट करते हैं। थर्मल पॉल्यूशन की बात करते हैं आगे। तो थर्मल पॉल्यूशन कैसे होता है कि कई सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में पानी को यूज़ किया जाता है कूलिंग के लिए, और जो उसके रिज़ल्ट में जो वाटर होता है वो वार्म हो जाता है, उसकी वो हीटअप हो जाता है, और ऐसे वार्म वाटर को जब रिलीज़ किया जाता है स्ट्रीम्स और लेक्स में जिनका टेम्परेचर जो है वहाँ उस वार्म वाटर के मुकाबले काफ़ी कम है, तो उससे क्या होता है उस स्ट्रीम या लेक का, उस वाटर बॉडी का टेम्परेचर जो है राइज़ हो जाता है, बढ़ जाता है, और ये जो हॉट वाटर है थर्मल पॉल्यूशन कॉज करता है।
इसे कहते हैं थर्मल पॉल्यूशन या कैलिफेक्शन। तो कई सारे प्लांट्स एनिमल्स जो हैं इस हॉट वाटर के चलते उनकी डेथ हो सकती है, क्योंकि एक्वेटिक जो लाइफ है उसका एक रेंज ऑफ टॉलरेंस होता है टेम्परेचर का, जिसके ऊपर वो रिप्रोड्यूस ना कर पाए या फिर शायद सर्वाइव ही ना कर पाए। तो इसके कई एडवर्स इफेक्ट होते हैं एक्वेटिक लाइफ पे। फॉर एग्जांपल फ़िश के एग्स जो हैं वो अर्ली हैच हो सकते हैं, ट्राउट के एग्स जो हैं वो हैच ही नहीं होते समर पॉल्यूशन में, साल्मन जो है वो स्पॉनिंग नहीं कर पाती, बीओडी इंक्रीज हो जाती है, और इसके अलावा जो डायनल सीजनल बिहेवियर है या मेटाबॉलिक रेस्पॉन्सेज हैं ऑर्गेनिजम्स के, उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, और कई सारी जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि केवल ऐसी फॉर्म जो उस हीट को टॉलरेट कर सकें वही सर्वाइव कर पाती हैं वहाँ एक्वेटिक बॉडी में। इसके अलावा कुछ एक्वेटिक फॉर्म्स वहाँ से माइग्रेट भी कर सकती हैं। तो ये सब एडवर्स इफेक्ट हैं थर्मल पॉल्यूशन के, जिसके कारण वाटर बॉडीज़ का टेम्परेचर राइज हो जाता है। फिर देखते हैं एग्रोकेमिकल्स के द्वारा क्या इफेक्ट पता है। एग्रोकेमिकल्स में यानी एग्रीकल्चर में जो केमिकल्स यूज़ होते हैं जैसे फर्टिलाइज़र हैं, पेस्टिसाइड हैं, हर्बिसाइड हैं, ये सब टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, और ये अगर पास की वाटर बॉडी में रन ऑफ के द्वारा या पर लोकेशन के द्वारा किसी भी तरह पानी के सोर्स तक पहुंच जाएं तो उसे बुरी तरह से पॉल्यूट कंटेमिनेट कर देते हैं, और वहाँ पर रहने वाली जो लाइफ है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की, यहाँ तक कि बर्ड्स की, मैमल्स की इंक्लूडिंग मैन, वो बहुत ही हार्मफुली अफेक्ट होती है। तो ये क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए ऐसी फॉर्म्स, लिविंग फॉर्म्स जो कि सॉइल में रह रही हैं, ह्यूमस फॉर्मेशन करती हैं, उन तक पहुंच जाते हैं, जैसे अर्थवॉर्म है, सेंटीपीड है, मिलीपीड है। इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में पाए जा रहे हैं उनकी जो एबिलिटी होती है नाइट्रोजन फिक्स करने की, उसको जो है ये बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। इसके अलावा ये केमिकल्स जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम को एक तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कई सारे पेस्टिसाइड जैसे कि डीडीटी है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन जिसे कहते हैं, एल्ड्रिन है, डाइएल्ड्रिन है, ये जो है काफ़ी लंबे समय तक एनवायरनमेंट में परसिस्ट करते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं ये। तो ये क्या होता है, फूड चेन में अगर एक बार एंटर कर जाएं तो जैसे जैसे ये ऊपर के ट्रॉपिक लेवल्स तक जाते हैं, तो फॉर इंक्लूडिंग मैन तक, मान लीजिए ये पहले किसी फ़िश में गए, फ़िश से होते हुए फिर ये अगर अल्टीमेटली मैन ने उस फिश को या और किसी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को जो उस फिश को खा रहा है उसको कंज्यूम किया, तो ये मैन तक पहुंचेंगे, और हर ट्रॉपिक लेवल पे इनकी जो एक्यूमुलेट होने की टेंडेंसी है, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल होते हैं, तो ये फैटी टिश्यूज़ में जो एक्यूमुलेट होते हैं, और इनका जो जनरली जो क्वांटिटी है वो एकदम से जो है मैग्नीफाई होती जाती है। इसी को हम बायो मैग्नीफिकेशन बुलाते हैं या बायोलॉजिकल एम्प्लीफिकेशन बुलाते हैं। तो हायर ट्रॉपिक लेवल्स में इनकी हायर क्वांटिटी देखने को मिलेगी, वहाँ पर ये एक्यूमुलेट होने की टेंडेंसी शो करते हैं। तो इस बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन को हम और भी कई पॉल्यूटेंट्स के केस में देख सकते हैं, जैसे लेड है, मरकरी है, कॉपर है, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज हैं जैसे कि स्ट्रोंशियम 90। तो ये भी बायो मैग्नीफिकेशन शो करते हैं, यानी ट्रॉपिक लेवल्स जो कि हायर ट्रॉपिक लेवल हैं उनमें ये एक्यूमुलेट होते जाते हैं, और वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इनकी जो कंसंट्रेशन है वो नीचे के ट्रॉपिक लेवल के मुकाबले बहुत अधिक देखने को मिलेगी, इसलिए इनका हार्मफुल इफेक्ट भी बहुत अधिक होगा। तो ये इतने टॉक्सिक क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो है इनहिबिट कर देते हैं Na+, K+ और Mg+ एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेटेज की एक्टिविटी को। ये जो अपनी एक्टिविटी शो करता है नर्व एंडिंग्स पर, स्पेशली इंसेक्ट्स जो हैं उनके खिलाफ यूज़ किए जाते हैं इंसेक्टिसाइड के रूप में, तो ये इंसेक्ट के नर्वस सिस्टम को एडवर्सली अफेक्ट करते हैं। जो स्मॉल मैमल्स हैं उनमें भी अगर डीडीटी की हाई कंसंट्रेशन है तो ब्रेन डैमेज हो सकता है, नेक्रोसिस हो सकता है लिवर का। बर्ड्स में भी डीडीटी कंसंट्रेशन अगर 1 से 3 ppm के बीच में है तो ये एग शेल को इतना थिन कर देते हैं, इतना पतला कर देते हैं कि जब पेरेंट्स जो हैं उन पर बैठेंगे उनको वार्म अप करने के लिए, हैचिंग के लिए तो क्या होगा, सेने के लिए, तो क्या होगा कि वो एग्स जो उनकी शेल पहले से इतनी थिन हो गई है कि वो ब्रेक हो जाएंगे। तो इसकी वजह से कई स्पीशीज़ जो है बर्ड की वो एक्सटिंक्ट तक हो सकती है, क्योंकि उनके एक तरह से एग्स को हैचिंग होने से ही रोक देते हैं। तो ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं। इसके बाद देखते हैं कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन का किस तरह किया जा सकता है।
अगर हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करें और उसे हर जगह पर जहाँ भी सीवेज प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पर ये इंश्योर करें कि उस वाटर को, जो डोमेस्टिक सीवेज वेस्ट वाटर है, उसको अच्छे से ट्रीट करके ही किसी वाटर बॉडी में छोड़ा जाए, तो क्या हो सकता है कि जो वाटर का पॉल्यूशन है उसे हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी वेजिटेशन होती हैं एक्वेटिक जो कि नेचुरली जो पॉल्यूशन है उसे कम करती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए वाटर हाइसिंथ, इकोनिया क्रेसिपिस जिसे बुलाते हैं, ये एक एक्वेटिक वीड है जो कि अगर पानी में उगाई जाए तो ये डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर का प्यूरिफिकेशन कर सकती है। इसमें एक कैपेसिटी होती है एक्यूमुलेट करने की हैवी मेटल्स को, यहाँ तक कि रेडियो एक्टिव मेटल्स को भी, और साथ में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस को भी और केमिकल पॉल्यूटेंट्स को भी एक तरह से एब्जॉर्ब करती है। इसके अलावा लॉज तो हैं ही वाटर पॉल्यूशन को रोकने के लिए। फॉर एग्जांपल के लिए प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन एक्ट 1974 में इनेक्ट किया गया था और इसने वाटर पॉल्यूशन को काफ़ी हद तक जो है रोकने में हेल्प की है। इसके अलावा जो सीवेज इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना आवश्यक है और जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनको एब्यूज़ करने वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, उन पर रोक लगानी चाहिए। उन पर बहुत ही जो है हैवी फाइन चार्ज होना चाहिए और जहाँ तक हो सकता है कि वेस्ट वाटर की रिसाइकलिंग हमें जो है इंश्योर करनी चाहिए। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स हैं यानी कि जैविक खाद है उसका उपयोग जो है हमें प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि जो हर्बिसाइड्स, जो पेस्टिसाइड जो कि केमिकल के होते हैं फर्टिलाइज़र्स, वो काफ़ी हार्मफुली अफेक्ट करते हैं, पॉल्यूशन कॉज करते हैं। इसके अलावा कुछ माइक्रोब्स को भी हम सिंथेटिक कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि ऐसा वाटर जिसमें साइनाइड और हैवी मेटल प्रोड्यूस है प्रेजेंट हो उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं। इसी तरह बैक्टीरिया की एक स्ट्रेन होती है सूडोमोनास फोएटिडा, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा क्रिएट की गई है और जो कि ऑक्टेन, जाइलिन और कैम्फोर को ब्रेक डाउन कर सकती है। तो ऐसी कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको या तो जो नेचुरली मिलते हैं उनको यूज़ किया जा सकता है या फिर उन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा इस तरह से डिज़ाइन किया जा सकता है कि वो वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकें।